बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं 5.4 जो है ना टॉपिक को, जिसका नाम क्या है, हाउ डज अ रिएक्शन टेक प्लेस। कि एक रिएक्शन कैसे होता है, उसकी जो कंडीशंस होती हैं, जिस तरह से उसको उसके अंदर जो प्रोसीजर्स होते हैं उसको हमने इसमें देखना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि अ रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर टू गिव ट्रांजिशन स्टेट। एक केमिकल रिएक्शन किस तरह होता है कि जब रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं और एक ट्रांजिशन स्टेट देते हैं। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने से पहले एक स्टेट आती है, उसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एट द सेम टाइम जो है रिएक्टेंट्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो रहा होता है और प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान वही बॉन्ड बन रहा होता है। तो इसको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। लेट अस स्टडी द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शन। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, A2 और B2 जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रिएक्ट करते हैं आपस में, और क्या होता है, एक AB जो है ना प्रोडक्ट हमारे पास वजूद में आता है। Before mixing, the molecules of the reactants A and B are in the state of the random motion, separately colliding with each other and with the walls of container. अब मिक्सचर से पहले वो कह रहा है कि A और B जो है ना, जब ये अलग अलग थे, ये क्या हो रहे थे, एक स्टेट में थे, रैंडम मोशन की स्टेट में, यानी कि वो क्या कर रहे थे, इधर उधर घूम फिर रहे थे, रैंडमली मूव कर रहे थे। वो अपने साथ एक दूसरे के साथ भी टकरा रहे होते हैं और साथ में जो कंटेनर की वॉल्स होती हैं, दीवारें जो होती हैं, उसके साथ भी टकराते हैं। काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट सेम। अब इन सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं, एक ही अगर हम उसकी बात भी करें, एक रिएक्टेंट की भी, उसके जो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सब के पास कभी भी सेम एनर्जी नहीं होती, सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। कुछ जो है ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं, कुछ आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे होते हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। मेजॉरिटी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स पोजेस एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ज़्यादातर के पास एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, बट अ फ्यू पोजेस मोर देन द एवरेज एनर्जी। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, वो उनकी जो मूवमेंट होती है, जो उनकी एनर्जी होती है, वो बाकियों की निस्बत हाई होती है, ज़्यादा होती है। While yet others possess less than the average kinetic energy, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी एवरेज से भी कम होती है। The molecules which possess more than average kinetic energy may also be called as excited molecules. ऐसे molecules जिनकी एनर्जी जो है ना एवरेज से भी ज़्यादा होती है, उनको excited molecules भी कहा जाता है। When the two reactant molecules are mixed together, जब इनको मिक्स किया जाता है, all these molecules start colliding with each other. ये क्या करते हैं, अब एक दूसरे के साथ टकराना भी शुरू कर देते हैं। These collisions which result by colliding molecules having average or less than average kinetic energies may not be able to produce any result. अब जो कोलिजन जो है ना, एवरेज से कम जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है और जिनकी एवरेज है, अगर उनके दरमियान हो रही है, तो वो कह रहा है कि इसके नतीजे में, इस कोलिजन के नतीजे में हमें हो सकता है कि अच्छा रिजल्ट ना मिले। लेकिन when the two excited molecules from both the reactants, जब दोनों रिएक्टेंट्स में से जो excited molecules होते हैं collide with each other, एक दूसरे के साथ जब टकराते हैं, they may be able to produce the transition state. अब वो जो है ना ट्रांजिशन स्टेट बनाने के अहल हो जाते हैं। अब ट्रांजिशन स्टेट कौन सी थी? जब इन रिएक्टेंट्स के, यानी कि ए के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो टूट रहा होता है और साथ ही इनका दूसरे रिएक्टेंट के साथ, यानी कि बी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ बन रहा होता है। ये वाले टूट रहे होते हैं, ये वाले बॉन्ड्स, और ये वाले बन रहे होते हैं। इनको, इस स्टेट को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। फिर आगे एक और स्टेट आती है जिसमें ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। द ट्रांजिशन स्टेट इज शोन एट द पीक ऑफ कर्व। अब आगे वो जो है ना डायग्रामेटिकली आपको बता रहा है, फिगर है, उसने क्या कहते हैं उसको, ग्राफ बनाया हुआ है, उसमें वो बता रहा है कि उसमें वो क्या करेगा, जो ट्रांजिशन स्टेट होगी उसको पीक कर्व से जाहिर करेगा। अब ये वाली जो है ना पीक कर्व कहते हैं। After a very short period of the time,
जल्द ही क्या होगा, द ट्रांजिशन स्टेट आइदर रिटर्न टू द रिएक्टेंट्स, या तो क्या होगी ये जो स्टेट है या तो वापस रिएक्टेंट में चली जाएगी, और टू द प्रोडक्ट्स, या फिर प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाएगी। अब मतलब क्या है इस कहने का कि जब यहाँ पर आ जाता है, जो स्टेट है यहाँ पर आ जाती है, वो अब उसके पास दो चांसेस हैं, दो चॉइसेस हैं कि या तो वो वापस चली जाए रिएक्टेंट्स के पास, या फिर वो चेंज होकर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। The progress of the reaction can be shown in the form of the following energy profile diagram drawn between the path of the reaction and the energy of the reactants and the products. अब जो एक ये डायग्राम दी गई है वो कह रहा है, इससे हम समझते हैं कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो है ना, किस तरह से जो एक रास्ता है, एक पाथ है, वो कैसे इख्तियार किया जाता है। अब ये देखो, ये है रिएक्टेंट्स और इनकी ये एनर्जी, मतलब रिएक्टेंट्स की एनर्जी ये है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी ये है, यानी कि रिएक्टेंट्स हाई एनर्जी पे हैं और प्रोडक्ट्स लो एनर्जी पे हैं। अब ज़रा सोचने की बात है कि जब रिएक्टेंट्स की एनर्जी हाई हो और प्रोडक्ट्स की कम हो, तो मतलब क्या है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनाने तक क्या किया है, उस सिस्टम ने अपनी एनर्जी को क्या किया है, कम किया है। जाहिर बात है, अब वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ आ रहा है, तो मतलब उसकी एनर्जी रिलीज हुई है, उसने एनर्जी इवॉल्व की है। तो जब भी रिएक्शन जो है एनर्जी इवॉल्व करता है सिस्टम, तो मतलब क्या है कि वो रिएक्शन जो है वो कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब इसके अलावा जो है ना, इनके दरमियान होती है एक एक्टिवेशन एनर्जी। ये वो एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट्स को जो है ना, मतलब क्या है, रिएक्टेंट्स के पास उतनी एनर्जी होना, एक ऐसी एनर्जी होती है ये एक्टिवेशन एनर्जी कि रिएक्टेंट्स के पास जब तक वो एक्टिवेशन एनर्जी या उससे थोड़ी सी ज़्यादा नहीं आ जाती, तब तक वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते। तो वो इसने EA से यहाँ शो की हुई है कि ये ऐसी एनर्जी है जो रिएक्टेंट्स के पास अगर होगी तो वो इस चढ़ाई को चढ़ सकेगा, यहाँ पे पाथ के तौर पर शो किया हुआ है। तो मतलब क्या है, जब तक एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। ये वो एनर्जी होती है जिससे जो है ना, जो है ना पोजेस करके जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन स्टेट को पहुंच जाते हैं, फिर उसको जो है ना अबूर करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। तो मतलब क्या है, रिएक्टेंट्स जो है ना वो अपनी कोलिजन जो है ना कंटेनर के साथ या फिर अपने आपस में एक दूसरे के साथ रैंडम मोशन में जब होते हैं, तो मतलब उनके पास क्या होती है, एनर्जी होती है। अब वो एनर्जी जब एवरेज से ज़्यादा होती है तो क्या होता है, उनके पास मतलब एक्टिवेशन एनर्जी भी है। तो वो एक्टिवेशन एनर्जी भी होती है उनके पास, फिर क्या करते हैं वो इस पीक को क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं क्योंकि उनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। फिर क्या होता है, वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें जो है ना शो हो रही हैं। एक तो एक्टिवेशन एनर्जी का अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी है या फिर किस तरह से है। इसके अलावा हमें ये पता चल रहा है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी का क्या फ़र्क है। इस तरीके से हम ये भी देख पा रहे हैं कि जब इनमें रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा और प्रोडक्ट्स की फिर कम हो रही है, तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि जो इसका डेल्टा H है वो क्या है, नेगेटिव है, यानी कि ये रिएक्शन जो है ना ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि वॉशिंग क्लॉथ्स एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड यूज ऑलमोस्ट ट्वाइस द एनर्जी एज एट 30 डिग्री सेल्सियस वॉश। मतलब क्या है, 60 डिग्री पर कपड़े वॉश करना जो है ना तकरीबन डबल एनर्जी यूज करता है एज कंपेयर टू 30 डिग्री सेल्सियस पर। 90% of the energy used by the traditional electric bulb is wasted in producing heat. अब जो ट्रेडिशनल हमारे पास मतलब क्या है, घर में जो इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ किए जाते हैं, तो वो कह रहा है कि उसकी 90% एनर्जी जो है वो क्या वेस्ट हो जाती है, हीट प्रोड्यूस करने में वेस्ट हो जाती है। तो मतलब इससे ये भी कंफर्म हो गया अब कि जो लाइटनिंग बल्ब्स होते हैं घर में वो हीट को भी प्रोड्यूस करते हैं लाइट पैदा करने के साथ साथ, यानी कि वो टेम्परेचर का जो कमरे का जो दर्जा हरारत है उसको भी बढ़ाने में उनका कुछ न कुछ रोल होता है। The energy of the transition state is higher than that of the reactants or the products. क्या कह रहा है कि जो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी होती है वो इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स से भी ज़्यादा होती है,
because the bonds between the reactant or the product molecules are being cleaved progressively. क्योंकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो बॉन्ड्स होता है वो एट द सेम टाइम बन भी रहा होता है एक साइड पे और दूसरी साइड पे टूट भी रहा होता है। तो इस स्टेट को अचीव करने के लिए उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। The energy absorbed by the reactants or the products molecule in order to be converted into transition state is called activation energy of the reaction। ये activation energy की definition हो गई कि वो energy जो reactants या फिर product जो हैं वो absorb करते हैं molecule product या reactant के molecule absorb करते हैं किस चीज़ के लिए, एक transition state में convert होते वक्त उस एनर्जी को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड दैट ऑफ द प्रोडक्ट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट रिप्रेजेंटिंग एंथैल्पी, यानी कि डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। अब बाकी जो डिफरेंस होता है रिएक्शन और प्रोडक्ट की एनर्जी के दरमियान वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द पाथ ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊपर जो दिया गया था वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ था। नाउ आगे क्या कह रहा है, अ सिमिलर ग्राफ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो कह रहा है कि एक इसी तरह का जो ग्राफ है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए भी बनाया जा सकता है। फर्क क्या होगा उसमें कि उसमें जो प्रोडक्ट्स की एनर्जी होगी वो रिएक्टेंट्स की निस्बत हाई होगी और उसके लिए जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान डेल्टा एच आएगा वो भी पॉजिटिव आ रहा होगा। तो यहाँ पे दिखाया भी गया है कि रिएक्टेंट्स की ये एनर्जी है जब वो ट्रांजिशन स्टेट पर पहुँचे तो यहाँ पर उसके बाद फिर जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए तो उनकी एनर्जी ये वाली है, यानी कि रिएक्टेंट्स की निस्बत उनकी एनर्जी हाई है। तो मतलब क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उनको जो डेल्टा एच है वो एब्जॉर्ब करना पड़ा, यानी कि ये रिएक्शन क्या हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। और ये चीज़ क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। इसके लिए जो रिएक्टेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए उनको एनर्जी रिक्वायर होती है, वो उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज दी गई है, कहता है कि आर एनर्जी डायग्राम्स यूजफुल। तो ऑब्वियसली यूजफुल ही हैं क्योंकि देखो इससे हमें पाथ का पता चला, इससे हमने देखा कि रिएक्शन जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है और रिएक्शन किस तरह से स्पॉन्टेनियसली हो रहा है या फिर हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। तो क्या बनेगा इसका आंसर, इसका आंसर बनेगा कि अगर आपको यहाँ पे पेस्ट करके दिखा दूँ, yes energy diagrams are useful, यहाँ पे सही रहेगा, बिकॉज दे रियलाइज द एनर्जी चेंजेस। इससे एनर्जी चेंजेस जो है उनका पता चलता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन एंड हेल्प आइडेंटिफाई द एक्टिवेशन एनर्जी एंड रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी का भी हमें पता चलता है और साथ में रिएक्शन की जो स्पॉन्टेनिटी है यानी कि ये एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है उसका भी पता चलता है। दे आल्सो एड इन कंपेयरिंग डिफरेंट रिएक्शन पाथवे। इसके साथ साथ जो पाथवेज होते हैं हमें उसका भी अंदाज़ा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि ड्रा एन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर हाइपोथेटिकल रिएक्शन विच डज नॉट इवॉल्व और एब्जॉर्ब हीट। किसी ऐसे हाइपोथेटिकल यानी कि जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता कि किसी ऐसे रिएक्शन की मिसाल दो या फिर किसी ऐसे रिएक्शन का डायग्राम दिखाओ जो कि जिसमें ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो ना ही इवॉल्व हो रही हो। तो उसके लिए क्या बनेगा, ये इसकी डायग्राम बनेगी कि क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स जो थे उन्होंने क्या किया, एक स्टेट पर पहुंचे यानी कि ट्रांजिशन स्टेट पर, उसके बाद क्या हुआ, उसी पॉइंट पर आकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए। अब देखो यहाँ पे भी 50 किलो जूल मिसाल के तौर पर अगर इसको हाइपोथेटिकली ले लो कि रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी थी वो क्या थी, 50 किलो जूल पर मोल थी। अब ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए उन्होंने एनर्जी को एक्वायर तो किया, लेकिन दोबारा जब वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए तो दोबारा उसी एनर्जी पर आके प्रोडक्ट्स में भी कन्वर्ट हो गए, यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान कोई एंथैल्पी का चेंज नहीं है। तो मतलब क्या हो गया, डेल्टा एच जिसके लिए 0 हो तो वो चीज़ यही होगी जो इसमें उसने पूछा हुआ है क्वेश्चन के, तो ये उसकी डायग्राम बनेगी। नेक्स्ट कहता है कि एन एडिशन ऑफ द कैटलिस्ट
इन द रिएक्शन इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पे थोड़ी सी एडिशनल पॉइंट आ रहा है, कहता है कि कैटलिस्ट जो है ऐड करना रिएक्शन के अंदर, वो रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाता है। अब किस तरीके से बढ़ाता है ये देखते हैं। बिकॉज इट चेंजेस द पाथ अडॉप्टेड बाय द रिएक्टेंट्स, ये उस पाथ को चेंज कर देता है जो रिएक्टेंट्स जो है ना अपनाते हैं किस वक्त, वेयर बाय द एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज सबटेनियसली डिक्रीज। अब क्या करता है, ये उस पाथ को जो है ना थोड़ा सा चेंज करता है, जिसके लिए जो है ना उसको ट्रांजिशन स्टेट में जाना पड़ रहा हो, और साथ में उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना उसको कम कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी आपको एक बताना चाहूँ कि अगर हमने इसमें कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो वो क्या करेगा, इस पाथ को यहाँ पर मिसाल के तौर पर चेंज कर देगा। उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी अब वो यहाँ तक हो जाएगी, तो वो उसने क्या किया, इस एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा, वो इसको रिएक्टेंट्स को एक नया पाथ दे देता है। तो मतलब रिएक्शन हमारे पास ज़्यादा जल्दी हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एज अ रिजल्ट मोर रिएक्टेंट्स आर नाउ एबल टू बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एबल हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं। एंड हेंस द रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज। अब देखो जिसके पास, अब इस केस में जब रिएक्टेंट ऐड करते हो जिसके पास एवरेज भी होगी तो वो भी इस हद तक उसके पास एनर्जी होगी कि वो उस कम एक्टिवेशन एनर्जी को पहुंच सकता है और ट्रांजिशन स्टेट के अंदर कन्वर्ट जाकर उसको पार करके वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकता है। अ कैटलिस्ट इज दस डिफाइंड एज अ सब्सटेंस। एक कैटलिस्ट को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि दैट इंक्रीज द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज, कि वो उस रिएक्शन के अंदर कोई मुस्तकिल तब्दीली नहीं लाता। मतलब क्या है कहने का कि जब आप कैटलिस्ट को ऐड करते हो वो रिएक्शन को तो बढ़ाता ही है, लेकिन अपना जो असर है वो उसके अंदर मुस्तकिल तौर पर नहीं छोड़ता। तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। मतलब उस रिएक्शन का जो असर होता है, उसकी जो नेचर होती है उसको चेंज नहीं करता, उसको इफेक्ट नहीं करता, बल्कि रिएक्शन वैसा ही रहता है, लेकिन उसका जो पाथ वगैरह है उसको चेंज करके उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। For example, nickel act as catalyst in hydrogenation of oil to give बनास्पति घी। अब ये जो ऑयल होते हैं ना, ये इनकी हाइड्रोजनेशन जब की जाती है, यानी कि इनका जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो ये घी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मज़े की बात क्या है कि वो जब ये वाला प्रोसेस हो रहा हो, यानी कि हाइड्रोजन और ऑयल का रिएक्शन करवाया जा रहा हो, ऑयल कौन सा, यही कुकिंग ऑयल की बात कर रहा है, तो जब इसको करवाया जाता है तो इसमें क्या किया जाता है, निकल को ऐड कर दिया जाता है जो कि कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है और इस हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है, यानी कि जल्दी से जो है ना ऑयल घी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। प्लाटिनम एक्ट एज कैटलिस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ H2SO4। H2SO4 ये क्या है, एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि तो इसकी जो प्रोडक्शन हो रही होती है तब प्लाटिनम को कैटलिस्ट के तौर पर ऐड किया जाता है। क्लोरीन एक्ट एज अ कैटलिस्ट प्रमोटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन। ओजोन की ब्रेकडाउन के दौरान किसको, क्लोरीन को जो है ना कैटलिस्ट के तौर पर यूज किया जाता है। ये चंद रिएक्शंस थे जिनमें कैटलिस्ट जो है यूज होते हैं और उनकी मिसालें दी गई थी। अब नीचे उसने वही डायग्राम भी बना दिया है कि ये रिएक्टेंट्स थे और जब इनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना था तो पहले इनको ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ तक यानी कि पहुँचने की ज़रूरत थी। इतना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी इनको रिक्वायर्ड थी रिएक्टेंट्स को कि वो ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होते और फिर जो है ना प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब क्या किया, उसके अंदर कैटलिस्ट ऐड कर दिया जिसने क्या किया, उस रिएक्टेंट्स को नया पाथ दिया जो क्या कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है। अब रिएक्टेंट्स को ट्रांजिशन स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो डायरेक्टली इतना अगर एनर्जी पोजेस करते हैं तो वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स में आसानी के साथ कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो है इस एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, कुछ ज़्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन थी। तो मैंने इसको जितना सिंप्लीफाई करने की कोशिश की कर सकती थी उतना सिंप्लीफाई किया है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रही है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तब भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
बार बार कहती हूँ कि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ यही जो है ना मोटिवेशन होती है कि अगर दूसरों को वीडियो स्टूडेंट्स को अच्छी लग रही है तब हम मोटिवेट होकर मज़ीद लेक्चर्स अपलोड कर रहे होते हैं। मज़ीद इसके अलावा आपके जो दोस्त अहबाब हैं उनको भी अगर लेक्चर्स की ज़रूरत है तो उनके साथ भी शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।